हम्म। लावे किशा। हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई? हम्म। हेलो भाई, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? तो 3 दिन की बहुत लंबी छुट्टियों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। और ज्योमेट्री की हम 7 सीट खत्म कर चुके हैं मेरे दोस्त, ठीक है भाई। और हम पढ़ा रहे हैं इन सेंटर। इन सेंटर में मैंने आपको पिछले क्लास में थ्योरी समझाई थी। इन सेंटर क्या होता है, इन सर्कल क्या होता है, इन रेडियस क्या होती है, इन सेंटर पे एंगल कैसे निकालते हैं। जो भी मैं आपको थ्योरी और कंसेप्ट पढ़ाता हूँ वो साथ साथ नोट्स बनाया करो, साथ साथ नोट्स। और अपने को थोड़ा एनर्जेटिक रखो, क्योंकि पढ़ाई आपकी लंबी समय तक चल रही है, क्योंकि पेपर होना आपका चुनाव के बाद 2024 में। अभी डिले पड़ जाओगे तो फिर 5-6 महीने तक एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है दोस्तों? आगे चलते हैं। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, इन रेडियस अंतः त्रिज्या। इन रेडियस, इन रेडियस। सब लोग कॉपी में हेडिंग डालेंगे, इन रेडियस अंतः त्रिज्या कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई। किसी भी त्रिभुज की आपके सामने कोई भी त्रिभुज दिया हो, कैसा भी, ठीक है ना, किसी भी त्रिभुज की इन रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान से देगा, हम आपके सामने ट्राइंगल बनाते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों, हमने आपके सामने त्रिभुज बनाया है, ये ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ सर। हर कंसेप्ट को मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल में, जहां जरूरत होगी वहां प्रूफ भी बताऊंगा। ये ट्राइंगल एबीसी का कहलाता है इन सर्कल। एक ऐसा व्रत जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जाता है, हम उसे इन सर्कल या अंतःव्रत कहते हैं। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही समझ में आया। और इन सर्कल का सेंटर ही कहलाता है इन सेंटर। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये जो इन सेंटर होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। ये जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, सर्कल की रेडियस होगी ना, स्मॉल आर। आप बोलोगे हाँ सर, परपेंडिकुलर। यहाँ पे इसको टच कर रहा है मेरे दोस्तों। अब इसको मिलाएंगे मेरे प्यारे भी, क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा मेरे दोस्तों। ये इस सर्कल की रेडियस। आप इसको यहाँ से मिलाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ इसको टच करेगा ये 90 डिग्री पे, और ये हो जाएगी इन रेडियस स्मॉल आर। तो मुझे लगता है कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। देखो बच्चों, वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। अगर किसी भी त्रिभुज की एनी ट्राइंगल, मैं किसी भी त्रिभुज के लिए बता रहा हूं, किसी भी त्रिभुज के लिए, चाहे वो कोई भी साइज या किसी भी शेप का क्यों ना हो, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है, तीनों भुजाओं की लंबाई, तो उसकी रेडियस स्मॉल आर, अंत्यवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस। कंसेप्ट है, स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस। जहां डेल्टा क्या है, डेल्टा जो है वो ट्राइंगल का एरिया है। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी का मेरे दोस्तों एरिया है। और एस क्या है, एस है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर होता है तीनों साइड को जोड़ के आधा कर दो, ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। तो अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है, तो उसकी इन रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। यहां से डेल्टा यानी कि ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो डेल्टा बराबर आएगा भी एस की यहां पर गुणा आर इंटू एस। सीधी सीधी गुणा, डेल्टा बराबर आर इंटू एस। दोनों ही कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। आर बराबर डेल्टा बटे एस, फिर डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू एस। अब आप कहोगे सर कैसे आया, क्यों आया, कहां से? तो मेरे दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये ट्राइंगल का मेरे दोस्तों क्या है, तो आप कहोगे सर ट्राइंगल का इन सेंटर है। अब इन सेंटर से मैं तीनों वर्टेक्स को मिला देता हूं, वर्टेक्स बी को, वर्टेक्स सी को, ये मैंने वर्टेक्स ए को मिलाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात कहां से आई समझना जरूरी है। तो आपको यहां पर जो ट्राइंगल एबीसी दिखाई दे रहा है, बड़े ट्राइंगल का जो एरिया है, वो इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। भाई ये ट्राइंगल बी आई सी है, ये ट्राइंगल ए आई सी है, ये ट्राइंगल ए आई बी है। यानी कि बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, अगर मैं इन तीनों त्रिभुज के एरिया को जोड़ दूं तो आ जाएगा ट्राइंगल बी आई सी प्लस ट्राइंगल ए आई सी प्लस ट्राइंगल ए आई बी। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर। बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इन तीनों त्रिभुजों के एरिया के बराबर है, बी आई सी प्लस ए आई सी प्लस ए आई बी। अगर मैं तीनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ देता हूं, एरिया को, तो बड़े ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, ए आर मतलब एरिया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। भाई त्रिभुज एबीसी के एरिया को मैंने क्या मान लिया, डेल्टा की। त्रिभुज एबीसी के एरिया को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा से बराबर। अब बताओ, किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ ट्राइंगल बी आई सी का एरिया क्या होगा, तो भाई अगर मैं साइड को बेस मानता हूं कि साइड बीसी बेस है जिसकी लंबाई है स्मॉल ए, और सामने वाले वर्टेक्स से लंब बिल्कुल परपेंडिकुलर डाला गया, देखो 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइट हो जाएगी स्मॉल आर। तो एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज बीआईसी का क्षेत्रफल क्या होगा, बेस स्मॉल ए है तो उसके ऊपर हाइट कितनी, स्मॉल आर। तो डेल्टा बराबर 1/2 ए इंटू आर। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, प्लस। इसी तरीके से अगर मैं ट्राइंगल ए आई सी का एरिया निकालूं, तो भाई ये साइड है स्मॉल बी, और सामने वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री का परपेंडिकुलर लंबी तो डाला हुआ है, हाइट हो जाएगी ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बी गुणा आर, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे प्यारे में ए आई बी का, भाई त्रिभुज ए आई बी को देखते हैं तो ये साइड है और सामने वाले वर्टेक्स से लंब डाला हुआ है, रेडियस है वैसे सर्कल की, लेकिन है तो इस त्रिभुज की हाइट। तो आप बोलोगे जी सर 1/2 सी गुणा आर, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये हो गया, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बोलोगे जी। अब डेल्टा बराबर, अब आप मुझे खुद बताओ यहाँ से क्या कॉमन आ गया, तो आप कहोगे सर हर जगह से आर तो कॉमन ही आ गया ना, आर ब्रैकेट में क्या बचेगा, a/2 या b/2 या c/2, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, है ना, बटे दो को एक साथ लिख लेते हैं ना, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, आर मैंने कॉमन ले लिया। समझ में आगे बात? अरे यहां से a/2 बचा, b/2 या c/2, दो मैंने सभी के साथ लिख लिया एक साथ। तो डेल्टा बराबर क्या आ गया मेरे दोस्तों, बताओ, आर इंटू, अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, मुझे जवाब दो। भाई अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर को 2 से भाग किया गया तो ये सेमी पेरीमीटर, यानी कि एस आ गया। तो डेल्टा बराबर क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आर इंटू एस। ये त्रिभुज का मेरे दोस्तों क्या बन गया भाई साहब, ये त्रिभुज का बन, सॉरी, ये त्रिभुज का बन गया मेरे दोस्तों डेल्टा बराबर आर इंटू एस, एरिया बराबर इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। यही कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था। ठीक है जी, इसी को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, और सेमी पेरीमीटर का आएगा उसको 2 से भाग दे दो। ठीक है भाई, तो यहां से इसका जन्म हुआ है। तो अगर आपको किसी त्रिभुज की प्यारे बच्चे तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो उसकी इन रेडियस कैसे निकालेंगे, यहां से स्मॉल आर क्या आएगा, डेल्टा बटे एस, है ना, एस से भाग दे देंगे डेल्टा को। हाँ, 1/2 भी कॉमन लिया, 1/2 एक साथ लिख दिया मैंने, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2। ठीक है भाई, अब पहले इसी कॉन्सेप्ट पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर है 11, ये बताओ बच्चों, सिंपल है, बहुत ही सिंपल सवाल बनते हैं।
बोला है किसी वृत्त का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 है, इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 है, बोला है परिमाप। एक त्रिभुज का एरिया, एरिया क्या होता है बच्चों, डेल्टा, डेल्टा आपको दिया है 15, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या, इन सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, अंतःवृत्त की त्रिज्या 3, परिमाप पूछा है, मैंने अभी समझाया है कि डेल्टा बराबर होता है दोस्तों आर इंटू एस। यहां से सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, डेल्टा बटे आर, डेल्टा तो आपका एरिया 15 है, रेडियस आपका 3 है, तो 15 बटे 3 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि सेमी पेरीमीटर 5 आएगा, आंसर 5 पर मार्क कर दीजिएगा, ये तो सेमी पेरीमीटर आया। परिमाप तो इसका डबल होगा, 5 का डबल 10 सेंटीमीटर। बताओ इससे आसान कोई सवाल बनता है क्या दुनिया में? 5 आंसर नहीं है, 5 तो सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप आया है, परिमाप तो सेमी पेरीमीटर का डबल करना पड़ेगा, 5 का डबल 10। ये प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, और हाँ जी प्री के पेपर में इतने आसान सवाल आते हैं। हर सवाल मुश्किल नहीं आता ना, मैं आपको हर सवाल मुश्किल करवाता हूं, आसान सवाल भी करते हैं, मॉडरेट भी, डिफिकल्ट भी। ये पेपर में तीनों ही टाइप के सवाल आते हैं। कोई सवाल 2 सेकंड में हो जाता है, कोई 20 सेकंड में, कोई सवाल 2 मिनट लेता है सॉल्व होने में, ठीक है भाई। जैसे इंसान अमीर गरीब है, वैसे ही सवाल भी अमीर गरीब होते हैं। चलो बताओ अगला क्वेश्चन 2018 डी। बोलो, बोला है किसी वृत्त की अंतःवृत्त की त्रिज्या 6, एक सर्कल की इन रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाओं का योग, भुजाओं का योग यानी कि परिमाप, भुजाओं का योग 50 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा? भुजाओं का योग 50 है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 50 का आधा 25। अगर तीनों भुजाओं का योग यानी कि परिमाप 50 है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 25। फिर गलती कर दी मैगी आपने, हैं? आपसे पूछा एरिया यानी कि डेल्टा, डेल्टा बराबर अभी कंसेप्ट समझा आर इंटू एस, आर कितना है 6, सेमी पेरीमीटर कितना है 25, तो 6 गुणा 25 आ गया मेरे दोस्तों जो है 150, 150 सवाल का आंसर हो जाएगा 150 स्क्वायर मीटर। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे चलेंगे। बताओ सवाल नंबर 13 2019 का प्रीवियस ईयर है, करेंगे। यह दिया गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, ओके, यह दिया गया त्रिभुज का एरिया ए है, इसका पेरीमीटर, इन रेडियस, सर्कम रेडियस और तीनों माध्यिकाओं की औसत लंबाई, तीनों मीडियन की एवरेज लंबाई के मान क्रम से पी, स्मॉल आर, कैपिटल आर और डी है। आपसे पूछा ए रेशियो पी किसके बराबर है, ये ऑप्शन है। ये सवाल 2019 के प्री के पेपर में आया था और एग्जामिनर ने केवल बच्चों को पागल बनाने के उद्देश्य से सवाल पूछा था। यह दिया गया कि त्रिभुज का जो एरिया है वो ए है, इसका पेरीमीटर है पी, इन रेडियस है स्मॉल आर, सर्कम रेडियस है कैपिटल आर, तीनों माध्यिकाओं की एवरेज लंबाई डी है, ए रेशियो पी। ए मतलब एरिया, पी मतलब पेरीमीटर, ये आपसे पूछा है। अब बताओ ये तो पूछा है, ए मतलब एरिया, पी मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सेमी पेरीमीटर का दुगना, 2s। पेरीमीटर क्या? सेमी पेरीमीटर का दुगना। बेटा ये जो चीज है एरिया बटे सेमी पेरीमीटर क्या बन गया? ये रेडियस नहीं बन गई, रेडियस क्या बोले साल में? रेडियस बोला स्मॉल आर, तो एरिया बटे सेमी पेरीमीटर बन गया स्मॉल आर बटे 2, तो आर बटे 2 इस सवाल का आंसर आएगा, स्मॉल आर बटे 2। ये बाकी जो चीज है इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चे इसमें उलझ जा रहे हैं, ये दिया तो इसका भी कोई यूज होगा, कोई यूज नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है जी, कोई यूज नहीं है। जैसे किसी आदमी के दोस्त 100 होते हैं, मुसीबत में काम कौन आते हैं? 2-3, बाकी का 98 का कोई लेना देना नहीं आपकी जिंदगी से, आपका समय बर्बाद करने के। वैसे ही ये एक्स्ट्रा जानकारी दे दिया जिसके सवाल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको देने से एग्जामिनर क्या बच्चों को कंफ्यूज कर देगा। आपको होना नहीं, क्योंकि आप हमसे पढ़ते हो, कोई लल्लू पल्लू जगह से नहीं पढ़ रहे हो, तो बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे सर कब की समझ लिया, हट के पढ़े हो। आगे चलेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट कर लोगे ना, इजी कंसेप्ट है, मैंने हर एक वैरायटी आपको करवा दी अब, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। तो मैंने आपको किसी भी ट्राइंगल के लिए, आड़ा टेढ़ा काला भेड़ा कैसा भी ट्राइंगल हो, किसी भी त्रिभुज के लिए, ठीक है ना, रेडियस निकालने का कांसेप्ट समझा दिया, स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस। लेकिन हमारे पास देखो 2 ट्राइंगल स्पेशल है जिनको अलग से कोने में ले जाके इज्जत दी जाती है, कोने में ले जाके, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक तो समकोण त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज। तो हम इन दोनों को स्पेशली पढ़ेंगे, इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं कंसेप्ट चेंज नहीं कर रहा, टाइप चेंज नहीं कर रहा, मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी भी ट्राइंगल के लिए उसकी रेडियस निकालने का तरीका है स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस। लेकिन अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल की रेडियस निकालना और ज्यादा आसान होता है, उसमें आपको ये एरिया पेरीमीटर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज की इन रेडियस है, समकोण त्रिभुज की इन रेडियस, ठीक है बच्चों, सुनिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम आपके सामने बच्चों एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से। बच्चों मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है भाई। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया बनाया आपने, और ये है इस ट्राइंगल का, सॉरी, ये इस ट्राइंगल का इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त है, ये त्रिभुज का इन सर्कल है, तो तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं कर रहा, हर किसी से टच कर रहा है भैया, हर किसी से फेयर है इसका। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, समकोण त्रिभुज जिसमें ये वाला एंगल जो बच्चों 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर 90 डिग्री का। मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, क्या नाम दे दें बताओ इसको, कोई नाम दे दें क्या? चलो कोई नाम नहीं देते भैया। और ये इसका इन सर्कल है जो तीनों साइड को टच कर रहा है, और ये हो गया मेरे दोस्तों इसका इन सेंटर, इन सेंटर, ठीक है ना। चलिए अब इसको समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आपके पास एक सर्कल है, जब हम सर्कल पढ़ेंगे तो अलग से बात जानेंगे इस बात को, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इन सर्कल पढ़ रहे हैं तो बाकी चीज को इग्नोर कर दिया जाए। अगर सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से सर्कल पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, इक्वल। जैसे सर्कल है, इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है पी, ये सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है पी, पॉइंट पी से सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जो सर्कल को बिंदु ए और पॉइंट बी पर टच करती हैं, तो पी ए और पीबी की जो लंबाई होगी वो इक्वल होगी। सर्कल के बाहर से, वृत्त के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट पी है, पॉइंट पी से दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं प्यारे बालक, एक पी ए और पीबी। स्पर्श रेखाएं जानते हैं तो सर्कल को केवल एक ही बिंदु पर टच करते हुए निकल जाए, ज्यादा करना बस टच करते हुए निकल जाए, ठीक है ना, फीलिंग जगाते हुए, और कुछ ना करे, मतलब पागल बनाते हुए निकल जाए, ठीक है ना, उसे हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, दोनों की लंबाई बराबर होगी। आप बोलोगे सर क्यों? देखो स्टूडेंट, ये सर्कल का सेंटर है ओ,
ठीक है, मैं कारण भी समझाऊंगा। देखिए अगर मैं ओ से पी को मिलाऊंगा, ओ से पी को मिला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ओ से पी को। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। भाई ये ओ ए क्या है, सर्कल की रेडियस। ये ओ भी क्या है, सर्कल की रेडियस। हमने आपको पढ़ाया, हमने कल ही पढ़ाया था कि भाई अगर कोई सर्कल है और इसकी टेंजेंट है स्पर्श रेखा, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा कौन 90 डिग्री का बनता है, रेडियस टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री। कि 90 के अलावा कुछ और हुआ तो लाइन टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी तो सर्कल में घुसेगी, घुसनी नहीं चाहिए, एक ही बिंदु पर टच करेगी। तो भाई ये स्पर्श रेखा है, रेडियस है, तो एंगल 90 डिग्री का होगा। ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, एक पैसे का डाउट नहीं। अब आपको यहाँ पर दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज ऊपर है ओ ए पी, और एक समकोण त्रिभुज नीचे है ओ बी पी। ये दोनों ट्राइंगल समकोण है, दोनों एक दूसरे के कॉन्वेंट सर्वांसम है। कैसे? दोनों राइट एंगल हैं, दोनों में ये भी रेडियस स्मॉल आर, ये भी रेडियस स्मॉल आर, दोनों रेडियस तो सेम है ना, और दोनों का हाइपोटेनस सेम है। दोनों में 90 डिग्री के सामने ओपी कॉमन है। तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, एक साइड सेम है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए मेरे प्यारे भाई, तो तीसरी साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो दोनों लेंथ इक्वल होती है। आप बोलोगे हाँ सर। एक बात और, स्मॉल आर के सामने अगर ये कोण थीटा है, तो यहाँ स्मॉल आर के सामने ये कोण भी थीटा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जैसा पिक्चर लाइन एपी के ऊपर है ओपी के, वैसा ही लाइन ओपी के नीचे है। ओपी के ऊपर और नीचे कोई भेदभाव नहीं है, प्रॉपर रीजनिंग है। बिल्लो बगे बिल्ली यहां तक की करेगी, बिल्लो गरम गरम बिल्ली खाएगी। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा। ओके, जो जैसा फिगर ओपी के ऊपर है वैसा ही नीचे है, कोई भेदभाव नहीं है, रीजनिंग है दोस्त। आरएचएस की प्रॉपर्टी राशि। तो इस वजह से सर्कल के बाहर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे सर ₹1 का ऑस्कर आपके लिए। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका इन सर्कल है, आई है इसका इन सेंटर। समझ में? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं मेरे दोस्तों, बताओ ये क्या है, क्या है? तो आप कहोगे सर ये तो सर्कल की रेडियस होगी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बनेगा टेंजेंट रेडियस के बीच में। टेंजेंट रेडियस के बीच में कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और ये होगी रेडियस स्मॉल आर, इन सर्कल की रेडियस स्मॉल आर। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, ये बताओ, तो 90 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री, ये भी टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये भी क्या बचेगा? स्मॉल आर। भाई ये भी रेडियस स्मॉल आर, ये भी रेडियस स्मॉल आर, दिखाई दिया? सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस होती है ना। अब देखो ये 90 है, ये राइट एंगल तो था, ये 90 है, ये 90 है। जब तीन एंगल 90 हो गए तो चौथा ऑटोमेटिकली 90 हो गया। चारों एंगल 90 90 90 हो गए। जब चारों एंगल 90 90 90 हो गए तो आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर। भाई अगर ये स्मॉल आर है तो इसके सामने ये भी स्मॉल आर आएगा ना, यहां से यहां तक ये भी स्मॉल आर आएगा। ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर आएगा। तो आपको नहीं लग रहा कि भाई कोने में एक ऐसी फिगर बन गई है, एक ऐसा चतुर्भुज बन गया जिसके चारों कोण 90 डिग्री हैं, चारों भुजाएं बराबर, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। यानी कि जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल का इन सर्कल खींचते हैं तो कोने में हमेशा स्क्वायर बनता है। ध्यान रखिएगा कंसेप्ट नंबर 1, कोने में हमेशा स्क्वायर बनता है। बोलो, स्क्वायर यानी कि वर्गीय वर्ग हो गया कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। अगर एक समकोण त्रिभुज में हम इन सर्कल खींचते हैं तो कोने में हमेशा स्क्वायर बनता है। भाई ये 90 रेडियस है, 90 ये 90 है, ये 90, चौथा भी 90 होगा। अब ये चारों एंगल 90 हो गए तो आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। ये स्मॉल आर तो इसके सामने भी स्मॉल आर, ये स्मॉल आर तो इसके सामने भी स्मॉल आर। इस हिसाब से तो चारों ही भुजाएं बराबर होगी। जब चारों भुजाएं बराबर हो गई तो चारों जो है चारों कोण 90 डिग्री है, तो क्या बन गए? वर्ग बन गया। ऐसे फोर्थ हो गया। चतुर्भुज के चारों एंगल का सम 360 होता है अंजलि, 360। ये 90 90 90 270, तो 90 ही तो बचा, 360। यही बेसिक है मनीष, ये जो मैंने आपको बताया ना, यही बेसिक है, यही बेसिक है। आपको सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है भाई, आपको ट्यूशन लगाने की जरूरत है 5वीं क्लास का। ये सब छोड़ो। अबे तीन एंगल 90 है तो चौथा ऑटोमेटिकली 90 नहीं हो जाएगा? चारों कोणों का योग किसी भी चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है, पढ़ाया नहीं है क्या? अरे भाई ये टेंजेंट है, ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये 90 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है, ये भी 90 टेंजेंट रेडियस के बीच में, तो चौथा भी 90 डिग्री बचा। ठीक है, इतना टाइम नहीं भाई, हिसाब से कभी नहीं कर पाएंगे हम सिलेबस खत्म। तो ये कोने में हमेशा स्क्वायर बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। आगे चलो तुरंत, मरो मत बिल्कुल भी, जान बरुक तरह बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है कुछ भी। चलिए भाई, राइट एंगल ट्राइंगल की इसको ये मैंने मान लिया परपेंडिकुलर और ये बेस है, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कर्ण, हाइपोटेनस कर्ण। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं हैं और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब आप हमें ये बताओ, आप हमें ये बताओ कि पूरी लेंथ जो है, पूरी साइड जो है समकोण त्रिभुज की पी है, ये स्मॉल आर है, तो कितना बचा यहाँ से यहाँ तक? ये कितना बचा? जवाब दो यहाँ से यहाँ तक, कितना बचा बताओ जल्दी से। स्मॉल आर है, पूरी पी है, तो पी माइनस आर बचा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर बचा, पी माइनस आर, पी माइनस आर बचा। अभी अभी पढ़ा है कि सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। सपोज मैं इसको नाम भी दे देता हूं, चाहे तो त्रिभुज को ए बी सी, मैं नाम भी दे देता हूं, चलो समकोण त्रिभुज को ए बी सी। ठीक है भाई, ए बी सी, और यहां पे टच कर रहे हैं मेरे दोस्तों, मैं इस पॉइंट को भी नाम देता हूं डी पर। सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, अभी पढ़ा 1 सेकंड पहले। अभी सर्कल है, सर्कल के बाहर ये समझो पॉइंट ए है, पॉइंट ए से स्पर्श रेखा है, यहां से यहां तक देखो 90 डिग्री का एंगल टच कर रहा है, तो भाई ये भी तो एडी स्पर्श रेखा, ये भी तो बराबर होनी चाहिए। अगर ये पी माइनस आर है तो लेंथ भी क्या होगी? पी माइनस स्मॉल आर। आप बोलोगे हाँ जी सर होगी। सर्कल के बाहर से भाई ये जो स्पर्श रेखा बिल्कुल उतनी ही ये होगी, दोनों बराबर होनी चाहिए। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बिल्कुल इसी तरीके से भाई इस समकोण त्रिभुज की ये भुजा बी है, ये स्मॉल आर है, तो आप हमें बताओ ये लेंथ कितनी बची? यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी बची? ये लेंथ कितनी बची? तो आप कहोगे सर ये लेंथ होगी बी माइनस आर, बी में से स्मॉल आर घटा दीजिए। अभी पढ़ा 1 सेकंड पहले कि सर्कल के वृत्त के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। ये वृत्त है, वृत्त का बाहर है पॉइंट सी है, पॉइंट सी से टेंजेंट है भी, देखो यहां सर्कल को टच कर रही है, यहां पर टच कर रही है कि नहीं? और इसी पॉइंट सी से सर्कल की टेंजेंट है जो यहां डी पर टच कर रही है। तो अगर ये लेंथ बी माइनस आर है तो यहां से यहां तक की ये लेंथ बी, तो ये कितनी होनी चाहिए? तो आप कहोगे सर ये लेंथ भी यहां से यहां तक की बी माइनस स्मॉल आर ही होगी। ठीक है ना, ये रहा कंसेप्ट आपके सामने, ये रहा कंसेप्ट, प्रूफ करके भी समझाया है। ठीक है भाई, तो सर्कल के बाहर से देखो ये स्पर्श रेखा बी माइनस आर यहां टच कर रही है, तो ये भी यहां से यहां तक मेरे दोस्तों बी माइनस आर होगी। कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल साफ साफ हमें दिखाई दे रहा हर एक चीज। अब एक बात बताओ दोस्तों, सब बालक जवाब देंगे हमें, एक बात बताओ,
ये जो हाइपोटीनस है मेरे प्यारे भाई, ये जो हाइपोटीनस है एच, किसके बराबर है? जवाब दो, किसके बराबर है भाई? ये लेंथ है पी माइनस आर, ये लेंथ है बी माइनस आर, इन दोनों का योग ही तो हाइपोटीनस है। हाइपोटीनस क्या है मेरे दोस्तों? पी माइनस आर, पी माइनस आर प्लस, और ये कितना है मेरे प्यारे भाई? बी माइनस आर। बोलिए, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं भाई, इसको और इसको जोड़ दूंगा तो पूरा हाइपोटीनस कर्ण आ गया कि नहीं? आप बोलोगे सर इसमें कैसी बात है, तो बहुत आसान सी चीज है। अब माइनस आर हो गया बच्चों माइनस का 2r, एच प्लस एच बराबर ये पी प्लस बी, और माइनस आर हो गया माइनस का 2r, हो गया माइनस आर माइनस माइनस 2r, जब इधर आएगा तो ये ट्वाइस ऑफ आर, और एच उधर पहुंच जाएगा पी प्लस बी माइनस एच, पी प्लस बी माइनस एच। तो स्मॉल आर बराबर आ जाएगा दोस्तों पी प्लस बी माइनस एच, और दो नीचे बटे दो, ये आ गया मेरे दोस्तों। और ये आ गया अगला कंसेप्ट, यानी कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की, केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बताया है, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड, तीनों भुजाएं आपको पता है, तो उसकी इनरेडियस आप निकाल सकते हो मेरे प्यारे भाई, पी प्लस बी माइनस एच बटे दो, पी प्लस बी माइनस एच बटे दो। आपको ना एरिया निकालने की जरूरत है, ना पेरीमीटर निकालने की जरूरत है। अगर आप स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस करोगे, यहां से भी आंसर आएगा, बट पहले एरिया निकालना पड़ेगा, फिर परिमाप निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रायंगल्स राइट एंगल एक समकोण त्रिभुज है और आपसे पूछा जाए उसकी रेडियस बताओ, तो परपेंडिकुलर बेस का 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं, एच क्या है? हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, तो उसकी रेडियस आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पी प्लस बी माइनस एच बटे दो, पी प्लस बी माइनस एच बटे दो, डायरेक्ट एकदम एक सेकंड में। जैसे सवाल आ गया, पूछेगा बताओ अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं, अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं क्या कर लें, अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 84 85 हैं, अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 84 85 हैं, तो आप मुझे बताओ वो उस त्रिभुज की इनरेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है? उस त्रिभुज की इनरेडियस क्या है? ये सवाल आ गया कि भाई अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 84 85 हैं, तो इस त्रिभुज की इनरेडियस क्या है अंतःवृत्त की त्रिज्या? तो भाई 13 84 85 तो ट्रिपलेट है, मैंने आपको लिखवाया है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज जिसमें भुजा सबसे बड़ी हाइपोटेनस है, इसकी इनरेडियस क्या है? तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, 13 प्लस 84 माइनस 85, यानी कि आ गया जी 13 माइनस 1 12, 12 बटे 2 6, इनरेडियस 6 सेंटीमीटर आ गई, और आपको मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा, 1 सेकंड का। ठीक है ना? आपको एरिया निकालना पड़ा, ना पेरीमीटर निकालना पड़ा। ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। देखो ये कंसेप्ट स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे ऐसे हर ट्रायंगल में लगेगा, लेकिन हमारे पास दो स्पेशल ट्रायंगल जिन्हें हमें ज्यादा प्रेम है, समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, तो इनसे हम खुल के बात करते हैं, इनको हम खुलकर पढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। समझ में बात? ठीक है भाई, वैसे हमारा काम इसी फॉर्मूले से चल जाएगा। हमने ये क्यों जाना है? इसलिए जाना मेरे दोस्तों जिससे कि हम और जल्दी निकाल पाए राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस। स्मॉल आर अगर किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं पी बी और हाइपोटेनस एच है, तो उसकी रेडियस पी प्लस बी माइनस एच बटे दो। विशाल, सभी बच्चों को समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे, अगर समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे बच्चों, यस। नहीं एग्जैक्ट वैल्यू है अंजलि, लेंथ है। चलिए मैं इसकी, देखो कोने में हमेशा स्क्वायर बनता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, केवल इसके आगे भी मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा मेरे दोस्तों। ये आई क्या है मेरे दोस्तों? आई है इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र, ये समकोण त्रिभुज का इन सेंटर अंतः केंद्र है। ठीक है भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो बी है ना, ये ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आगे अगली शीट में, लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि समकोण त्रिभुज का जो ऑर्थो सेंटर होता है, जो लंब केंद्र होता है, वो 90 डिग्री वर्टेक्स पर, यही होता है पॉइंट बी पर। ये लंब केंद्र है मेरे दोस्तों, लंब केंद्र, लंब केंद्र, इन सेंटर अंतः केंद्र। बात समझ में आई? तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, क्या होता है क्यों होता है नहीं जानना है, भाड़ में जाए, बस ये ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। आगे मैं बता दूंगा क्यों होता है, कब होता है, अभी जानने की जरूरत नहीं है, जब नहीं कि सारे प्राण अभी निकाले जाएं। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, ये ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर है। तो बताओ इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? ये दूरी कितनी होगी? जवाब दो, ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी कितनी होगी बताओ? ये दूरी यहां से यहां तक की, बोलिए। यानी कि समकोण त्रिभुज में मैं केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात कर रहा हूं और किसी के लिए नहीं। डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर। हिंदी वाले भाई लिखेंगे समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी, लंब केंद्र है बी, अंतः केंद्र होता है आई, लंब केंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी बी आई, लंब केंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी, ये क्या है? ये इस स्क्वायर का डायगोनल या विकर्ण ही तो है, स्क्वायर का डायगोनल ही तो है। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर है, तो इसका जो विकर्ण होता है पाइथागोरस से √2a होता है, √2a पाइथागोरस से √2a। तो भाई ये भी तो कोने में हमेशा स्क्वायर बनता है। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कल खींचूंगा तो कोने में हमेशा स्क्वायर वर्ग बनता है, तो स्क्वायर का डायगोनल ही तो हो गया, ये चारों भुजाएं बराबर है, स्मॉल आर चारों कोण 90 है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा? √2r, साइड का अंडर रूट 2 गुना, यानी कि √2r। ये कंसेप्ट बन गया मेरे दोस्तों, सब लोग इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए, √2r। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो कई बार पेपर में सवाल आया है, उसमें आपसे पूछता है कि बताओ ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना? लंब केंद्र, हिंदी वाले भाई लिखेंगे लंब केंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी, ठीक है ना? √2r क्या होती है? √2r क्यों होती है? मैंने आपको कारण समझाया, √2r। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं, सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है, √2r। आगे चलते हैं, पहले जो है, तो पहले ये मैं आगे कंसेप्ट भी बता देता हूं, फिर एक साथ ही सवाल करवाएंगे। ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा राइट एंगल ट्रायंगल का। दूसरा हमारे फेवरेट ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है मेरे दोस्तों हमारे पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी वाले भाई लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। बहुत प्यारा है दोस्तों, बहुत प्यारा।
इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो आगे की शीट में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हम आपके सामने स्टूडेंट, हम आपके सामने जो है इस प्रकार से इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे प्यारे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों और तीनों कोण बराबर हों, 60 60 60 60 60 60। तो ये साइड भी स्मॉल ए है, ये साइड भी स्मॉल ए है और ये साइड भी स्मॉल ए है। ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। और ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ये भी 60 डिग्री का एंगल है। अब सुनिएगा दोस्तों, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं लंब, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं लंब 90 डिग्री, कितने डिग्री का कौन होगा बच्चों? 90 डिग्री का कौन होगा। ये भी 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री 60 डिग्री तो कितना बचेगा? 30 डिग्री बचेगा। 30 डिग्री। ये 90 है, ये 60 है, तो बच्चों कितना बचा? 30 डिग्री बचा। ये लाइन है एडी, मैंने लंब डाला। तो आप हमें खुद बताओ कि भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो है मेरे दोस्तों साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है यहां से यहां तक स्मॉल ए, स्मॉल ए। समझ में आया? आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा तेजी में जानेंगे। दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों 30 60 90 30 60 90। समबाहु त्रिभुज का हर एक भुजा बराबर, हर एक कोण 60 60 60 डिग्री का होता है। तो मैंने परपेंडिकुलर डाला है, ये लाइन एल्टीट्यूड भी है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है। ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है, तो जो बीडी होगा वही डीसी होगा। यानी कि अगर ये भुजा स्मॉल ए है तो ये कितना आएगा? a/2। ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? स्मॉल a/2। तो यानी कि ये लाइन आपकी मध्य का भी है। सारे काम ये अकेले लाइन करते हैं, लिख लो चाहे। समकोण त्रिभुज में यही लाइन एंगल बाइसेक्टर है, यही लाइन मध्य का भी है, यही लाइन हाइट भी है, यही साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, लंब समद्विभाजक भी है साइड बीसी का। चारों काम ये अकेली ही लाइन करती है। अगर किसी समबाहु त्रिभुज में मैं यहां से भी खींचता हूं ना, मैं इस वाले वर्टेक्स से भी अगर मैं हाइट खींचता हूं, तो यही लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होगी, यही मध्य का भी होगी, यही आपका हाइट भी होगी, यही भुजा का लंब समद्विभाजक भी होगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों काम एक ही लाइन करती है। चाहे मैं वर्टेक्स ए से खींचूं, चाहे मैं बी से खींचूं, चाहे मैं सी से खींचूं, सारे काम एक ही लाइन को सौंपे जाते हैं। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। ठीक है भाई। तो आप मुझे बताओ कि ये जो लाइन एडी है, ये जो लाइन एडी है, ये समबाहु त्रिभुज की हाइट भी है, यही समबाहु त्रिभुज की मध्य का भी है, मीडियन भी है, यही कोण समद्विभाजक भी है, सब कुछ यही है। इसको हम एच से डिनोट कर लेते हैं। एच से बताओ इसकी लेंथ क्या होगी? एच से इसकी वैल्यू क्या होगी? मैं एच से डिनोट करता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होगी एच से? बताओ क्या होगी? कौन सा वाला रिजल्ट आया? कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल एडीसी एडीबी सर्वांग सम है। ठीक है भाई। हमने हाइट डाला है, ये 90 है, ये 60, तो 30 डिग्री बचा। 90 60 30 डिग्री, दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए। ठीक है भाई। ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2, स्मॉल आधा आधा हो जाएगा, ये भी a/2 ये भी a/2। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एडी की वैल्यू क्या होगी स्मॉल ए की टर्म में? बताओ बच्चों। हमने आपको 30 60 90 पढ़ाया है, अब तक वैसा आप भूल चुके होगे, आपको याद रखने की जरूरत आदत नहीं इतने दिन। 30 60 90 बहुत स्पेशल ट्रायंगल है। 30 60 90 है, 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है। ये तो कहानी चलती है। तो अगर यहाँ पे 30 डिग्री के सामने a/2 है, तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना होगा, 60 डिग्री के सामने होगा √3 गुना। a/2 का √3 टाइम्स होगा, √3 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर, √3 a/2, यानी कि हाइट होगी समबाहु त्रिभुज की हाइट √3/2 है। ये हाइट होगी √3/2 है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अबे 30 डिग्री के सामने अगर a/2 है तो 60 डिग्री के सामने a/2 का √3 गुना होगा, तो √3 a/2। यानी कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो उसकी हाइट बोले या मीडियन पूछे, एंगल बाइसेक्टर पूछे, सब √3/2 ए होगा, √3/2 ए। अगर मैं यहां से समबाहु त्रिभुज का एरिया या आपसे क्षेत्रफल निकालने को कहूं, तो एरिया क्या आएगा भाइयों? एरिया एरिया होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब आधार कितना है? ए। बेस कितना है? ए। और इसके ऊपर हाइट कितनी है? सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हाइट ही तो है। हाइट मैंने अभी निकाली √3/2 ए। तो बच्चों क्या आएगा? ये √3 ए गुणा ए हो जाएगा a स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4 √3/4 a स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल आ गया, एरिया। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्या एक सेकंड दिखाना, क्या कह रही है? समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? क्या समझिए? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर। इतनी छोटी सी बात है, 30 60 90 घर से पढ़ के आया करो बेटा, ज्योमेट्री है ये, है कोई परसेंटेज रेशियो नहीं है। 30 डिग्री के सामने अगर 1 है आंचल, तो 60 डिग्री के सामने √3 होता है, √3। पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी साइन रूल में, जरूरत है रमन? ओके, यही बेसिक है। कौन सा बेसिक चाहिए और राक्षस हो? हैं? 30 60 90 पढ़ाई कि नहीं पढ़ा? 30 60 90 साइन रूल में। ये पूरा ए है ना, ये a/2 है, a/2 हो जाएगा। नहीं समझ सकते, ताकत नहीं समझने की तो रट लो अब। ठीक है भाई, इससे नीचे कुछ नहीं है, बाहर में जाओ। और तो ये अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो एरिया बराबर 1/2 बेस ए, हाइट √3/2। सब कुछ पता होना चाहिए जो भी अभी तक पढ़ाया है। ठीक है भाई। 30 60 90 ट्रायंगल पढ़ाया कि नहीं? याद है 30 60 90? घर से पढ़ के क्यों नहीं आते हो भाई? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हाइट तक नहीं निकाल सकते तुम लोग, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, ये मैंने और इजी करके आपको बताया है। चलिए, ये आ गया एरिया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। समबाहु त्रिभुज जो है वो चारों तरफ से सिमेट्रिक होता है। ठीक है भाई, एक बार कमेंट दिखाना, इसको आगे करना रिफ्रेश। ठीक है भाई। देखो,
समबाहु त्रिभुज में चारों काम एक ही लाइन करती है। लाइन एंगल बाइसेक्टर है, यही माध्यिका है, यही परपेंडिकुलर है, यही साइड का लंब समद्विभाजक है। ठीक है ना। इसी तरीके से मैं यहां से खींचूंगा तो यही लाइन मेरे दोस्तों आपकी, यही लाइन आपकी माध्यिका भी होगी, है ना, यही मीडियन भी होगी, यही एंगल बाइसेक्टर भी होगी, सब कुछ ही होगा। तो आइस इक्विलेटरल ट्रायंगल के समबाहु त्रिभुज के चारों ही सेंटर एक जगह होते हैं, चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं। आपका इन सेंटर, आपका सरकम सेंटर, आपका सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर, चारों सेंटर एक ही जगह होंगे, चारों सेंटर एक ही जगह होंगे मेरे दोस्त। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। चारों सेंटर ये लिख लीजिएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के चारों सेंटर्स एक ही जगह होंगे। बाकी जो त्रिभुज होते हैं उनके चारों सेंटर अलग अलग होंगे। केवल अकेला समबाहु त्रिभुज ही ऐसा है जिसके चारों सेंटर एक ही जगह होंगे। क्या होंगे एक ही जगह? कि सारी जो लाइन है वो एक, सारी जो लाइन है वो एक ही है। ये सेम लाइन एंगल बाइसेक्टर, यही माध्यिका है, यही हाइट है, सब कुछ यही है। तो सारी लाइन एक ही जगह काटेंगी, सारी कौन समद्विभाजक एक ही जगह काटेंगे, सारी हाइट एक जगह काटेंगे, ठीक है, सारी माध्यिका एक जगह काटेंगी। उसी की वजह से चारों सेंटर एक ही जगह होंगे। कई बार पेपर में उल्टा सवाल भी आया है कि अगर किसी त्रिभुज के चारों सेंटर एक ही जगह उपस्थित हैं तो बताओ वो त्रिभुज कैसा है? तो आप कहोगे सर वो त्रिभुज है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। यानी कि मेरे दोस्तों ये है इन सेंटर आई। समझ में? इन सेंटर अंतःकेंद्र, यही इन सेंटर है, यही सरकम सेंटर परिकेंद्र है, यही सेंट्रॉइड केंद्रक है, यही ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र है, चारों एक ही जगह होंगे। अब इन सेंटर से भुजा तक की दूरी क्या होती है? इन रेडियस। ये दूरी क्या होगी? स्मॉल आर। इन सेंटर त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, तो इन सेंटर से साइड बीसी तक की जो दूरी है ये होगी स्मॉल आर। ठीक है जी, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। चलिए, जैसे दोस्त हम आपके सामने ट्रायंगल बनाएं, हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता है। मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको, अभी आपको उतनी बात बता रहा हूं जितनी जाननी जरूरी है। हर त्रिभुज के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरता है। इसको हम बोलते हैं सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? सरकम सर्कल या परिव्रत बोलते हैं, परिव्रत। ये हो गया सरकम सर्कल का सेंटर ओ, तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, परिव्रत। परि मतलब बाहर वाला व्रत, ये हो गया सरकम सेंटर ओ। देखो ये क्या होगी? रेडियस। इस सरकम सर्कल की रेडियस होगी ना कैपिटल आर, ये भी रेडियस होगी कैपिटल आर, ये भी रेडियस होगी कैपिटल आर। आप बोलोगे हाँ जी सर। सरकम सर्कल का सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर परिकेंद्र, परिकेंद्र, ये भी रेडियस होगी स्मॉल आर। यानी कि सरकम सेंटर जो है वो तीनों वर्टेक्स से, तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। तीनों वर्टेक्स, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर। तो आप यहां पर ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों कि अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल, आपके पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये है इसका सरकम सेंटर। इन सेंटर से भुजा की दूरी होगी इन रेडियस, ये सरकम सेंटर भी है, ये पॉइंट आपका सरकम सेंटर भी है, परिकेंद्र। और परिकेंद्र से वर्टेक्स तक की जो दूरी है, परिकेंद्र से शीर्ष तक की जो दूरी है, ये वाली, ये दूरी क्या होगी मेरे दोस्तों? ये दूरी हो गई है सरकम रेडियस कैपिटल आर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, सरकम रेडियस कैपिटल आर। तो ध्यान रखिएगा ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये बात मैं आपको 3 बार पढ़ाऊंगा, 3 बार ध्यान से सुनते रहिएगा, 3 बार। अभी पूरा थोड़ा बहुत डाउट भी रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 3 बार आपको बात बताऊंगा। अब आप मुझे खुद बताओ ये पूरी लेंथ क्या है मेरे दोस्तों? यहां से यहां तक की पूरी लेंथ क्या है? तो आप कहोगे सर ये पूरी लेंथ है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है मेरे दोस्तों, हाइट। ये इन सेंटर, इन सेंटर से साइड भुजा तक की दूरी होती है इन रेडियस। ये पॉइंट सरकम सेंटर परिकेंद्र भी है। सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी होती है सरकम रेडियस कैपिटल आर, परित्रज्या। ये अंतः त्रिज्या, ये परित्रज्या, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। स्मॉल आर अंदर वाले सर्कल की रेडियस, कैपिटल आर बाहर वाले सर्कल की रेडियस, केवल इतना ही फर्क है। नाउ ये जो पॉइंट है आपका सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक भी है। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजों की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी। सेंट्रॉइड वो बिंदु होता है जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिका एक दूसरे को काटती हैं, तीनों मीडियन एक दूसरे को काटती हैं, वो पॉइंट आपका सेंट्रॉइड कहलाता है। जैसे ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी। अब इस त्रिभुज की माध्यिका है, माध्यिका एडी, मीडियन एडी। माध्यिका क्या होती है? जो साइड के मध्य बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन, ये है माध्यिका मेरे दोस्तों बीई, ये बीई। ठीक है, तो जहां ये दोनों माध्यिका एक दूसरे को काटते हैं वही होता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड या केंद्रक, जी से इसको डिनोट करते हैं और इसका नाम है सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर सेंट्रॉइड। इसी तरीके से वर्टेक्स सी को आप मिलाओगे यहां से तो ये आपकी माध्यिका हो जाएगी। तीनों माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं वो पॉइंट सेंट्रॉइड होता है, केंद्रक होता है। समझ में आई बात? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट एक बात जो आपको जानिए, दोनों कांसेप्ट मैंने अभी पढ़ाई नहीं है बट इनका इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं आपको लिख रहा हूं। कब, क्यों, कहां, कैसे नहीं जानना, बस आपको याद रखना है। ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड हमेशा माध्यिका को 2:1 में बांटता है। सेंट्रॉइड हमेशा माध्यिका को 2:1 में बांटता है। सेंट्रॉइड है, ऊपर वाली दूरी और नीचे वाली दूरी रेशियो जो होगा हमेशा 2:1 होगा, 2:1। सेंट्रॉइड हमेशा माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। एजी से जीडी का रेशियो हमेशा 2:1 होगा। अब ये भी आपकी माध्यिका है बच्चों, भी माध्यिका है बीई। ये सेंट्रॉइड है, 2:1 में बांटेगा। ऊपर वाली लेंथ बीजी और ये जो नीचे वाली लेंथ है जी, इनका रेशियो भी 2:1 होगा। कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, इस सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है। अब जैसे आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो है आपका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड, ये पॉइंट आपका सेंट्रॉइड भी है, यही इन सेंटर भी है, यही सरकम सेंटर भी है, चारों काम यही एक अकेला बिंदु करता है। ठीक है, अब अगर ये सेंट्रॉइड है, ये क्या है? माध्यिका है। एडी क्या माध्यिका है? देखो साइड बीसी का मिड पॉइंट है, ये लाइन एडी मीडियन है, जी आपका सेंट्रॉइड है। तो ऊपर वाली लेंथ और नीचे वाली लेंथ का रेशियो क्या होगा? 2:1 होगा कि नहीं? ऊपर वाली लेंथ और नीचे वाली लेंथ का रेशियो क्या होगा? 2:1, यानी कि कैपिटल आर ऊपर वाली लेंथ है और स्मॉल आर नीचे वाली लेंथ है, इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 2:1 होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज में सरकम रेडियस से रेडियस का रेशियो 2:1 होगा। कंसेप्ट नंबर 1, केवल समबाहु त्रिभुज के लिए बता रहा हूं, हर किसी त्रिभुज में मत लगाना। ये केंद्रक है, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक की ऊपर वाली दूरी, सेंट्रॉइड से भुजा तक की वाली, ये कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशियो कितना होगा? 2:1, 2:1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे यहां से कैपिटल आर की वैल्यू पूछूं तो बताओ कैपिटल आर क्या आएगा मेरे दोस्त? जवाब दीजिए।
ये समबाहु त्रिभुज की पूरी हाइट है h, ये पूरी हाइट है स्मॉल h, ये रेशियो 2:1 है। हाइट h को 2:1 में डिवाइड करना जानते हो आप? कैसे डिवाइड करेंगे भाई? इन दोनों का रेशियो कितना है? 2:1, 2:1। तो आप मुझे बताओ ये लेंथ कितनी होगी कैपिटल आर? पूरी लेंथ है 3 यूनिट, 2 और 1 पूरी लेंथ तो 3 यूनिट हो गया। 3 यूनिट आप बोलोगे सर 3 यूनिट, मुझे चाहिए कितना इसमें से? 2 ही चाहिए, 2। यानी कि कैपिटल आर जो होगा वो हाइट का 2/3 होता है। कैपिटल आर जो होता है वो हाइट का 2/3 होता है। मैं आपसे कहूं कि बताओ इन रेडियस स्मॉल आर कितना होगा? इन रेडियस कितनी होगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये पूरी हाइट है स्मॉल एच, ये रेशियो कैपिटल आर से स्मॉल आर का, कैपिटल आर से स्मॉल आर का जो रेशियो है 2:1 है। तो पूरी लेंथ कितनी होगी? 3। नीचे क्या लिखते हैं? पूरी लेंथ, पूरी लेंथ 3। हमको चाहिए क्या? स्मॉल आर कितना है? 1, 1 इंटू हाइट एच। यानी कि स्मॉल आर जो होता है वो हाइट का 1/3 होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो इन रेडियस होती है वो हाइट का 1/3 होती है, हाइट का 1/3 होती है। h/3 हद से ज्यादा जरूरी कंसेप्ट है। h/3 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, h/3 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 उतार लीजिए सब लोग अपनी कॉपी में। h है क्या वैसे? h है क्या? √3/2a। h है क्या वैसे? √3/2a, √3/2a। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर √3/2a, ये तो हाइट की वैल्यू है, समबाहु त्रिभुज की हाइट। अब मैं इसको 3 से भाग दूंगा, 3 से, तो √3 से 3 कट जाएगा, √3 बार, यानी कि a/2√3, a/2√3, a/2√3। बोलो बात क्लियर है? a/2√3, √3 से 3 कट जाएगा, √3 बार a, और नीचे बचेगा 2√3। तो अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल a है तो उसकी इन रेडियस होती है a/2√3, 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 a/2√3। जिस बालक को ये चीज ना समझ में आई हो, जिस बालक को नहीं समझ में आया, तो वो दूसरे नॉर्मल तरीके से भी सोच सकता है कि किसी भी त्रिभुज की रेडियस निकालने का तरीका है r बराबर डेल्टा/s। डेल्टा क्या है? डेल्टा होता है एरिया। भाई समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या है? √3/4 a²। अब सेमी पेरीमीटर क्या आएगा बच्चों? सेमी पेरीमीटर बताएं तो सेमी पेरीमीटर आएगा भाई तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं के योग का आधा। तीनों भुजाओं का योग पेरीमीटर होगा, इसका आधा करेंगे तो सेमी पेरीमीटर आएगा, सेमी पेरीमीटर 3a/2। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर हो गया 3a/2। आ जाएगी रेडियस। अब देखो a से 1 a कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, √3 से 3 √3 बार कट जाएगा, तो ऊपर बचा a, नीचे बचा 2√3, a/2√3। देखो आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? तो आप यहां से ये तो सीख सकते थे स्मॉल आर बराबर a/2√3, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आती, h/3 ना आपको ये बात समझ में आती, ना आपको ये बात समझ में आती। तो आपको केवल इतनी जानकारी यहां से मिलेगी। पूरी जानकारी में रिलेशन बताने के लिए, सब कुछ कनेक्ट करने के लिए मुझे बहुत डिटेल में बताना पड़ा, और ये आगे की 2 चीजें बतानी पड़ी, ठीक है ना? ये क्यों होती है, कहां से होती है, हम बाद में जानेंगे। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटता है, और सर्कल की रेडियस सर्कम रेडियस कहलाती है। ठीक है भाई? एक सेकंड केशव, एक सेकंड, वरना फिर पागल करते रहेंगे। 3 दिन की छुट्टी में सब भूल गए हैं। ठीक है भाई? तो स्मॉल आर कितना आ गया मेरे दोस्तों? a/2√3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर भुजा स्मॉल a है तो उसकी इन रेडियस होती है a/2√3, इन रेडियस होती है a/2√3, रेडियस a/2√3, इन रेडियस a/2√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस क्या होगी भाई? हाइट का 2/3, 2/3। हाइट कितनी है? हाइट है √3/2a। 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 3 कट जाएगा, √3 बार, तो क्या आ गया? a/√3, a/√3 बच गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस होती है a/√3, स्मॉल a/√3, a/√3। बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए मेरे दोस्तों दोनों कंसेप्ट। कभी कभी पेपर में केवल इतना सवाल भी आया है, ठीक है ना, शायद पिछले साल ही, कि एक समबाहु त्रिभुज की मध्यिका की जो लंबाई है, मध्यिका की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की मध्यिका की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आप बताओ उसकी इन रेडियस क्या होगी? सवाल आया केवल पेपर में। एक समबाहु त्रिभुज की मध्यिका की लंबाई, मीडियन की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, इन रेडियस क्या होगी? मीडियन या हाइट एक ही बात है। जो समबाहु त्रिभुज की मध्यिका है वही हाइट है, वही एंगल बाइसेक्टर है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो मीडियन 15 है तो हाइट भी 15 है, तो इन रेडियस क्या आएगी? h/3, 15/3, यानी कि 5 सेंटीमीटर आ गया आंसर। और मात्र 1 सेकंड लगेगा आपको सॉल्व करने में, लेकिन 1 सेकंड को करने के लिए आपको सारे कंसेप्ट जानने पड़ेंगे, सारे के सारे। तो समबाहु त्रिभुज में चीज आसान क्यों है? क्योंकि इसके चारों सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एक ही जगह होते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बाकी किसी त्रिभुज में ऐसा नहीं होता। अब ये अंतः केंद्र से भुजा तक की दूरी इन रेडियस, इस सर्कम सेंटर परिकेंद्र, सर्कम सेंटर से शीर्ष तक की दूरी सर्कम रेडियस। अब ये सेंट्रोइड भी है केंद्रक, ये मध्यिका है। सेंट्रोइड तो मध्यिका को 2:1 में बांटेगा, तो ऊपर वाली कैपिटल आर, नीचे वाली स्मॉल आर का रेशियो 2:1। जब 2:1 में बांटा तो ये हाइट का 2/3 आएगा। पूरी लेंथ है 3, ये 2 हाइट का 2/3 हो जाएगा। ये क्या होगा मेरे दोस्तों? हाइट का 1/3 होगा। यहां से हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है जी? ओके। अभी देव आधी हुई है ज्योमेट्री बेटा, आधी बाकी है। इसी देखो ज्योमेट्री पढ़ने में हर बच्चे का पेशेंस नहीं है। ज्योमेट्री से पेपर में 4 सवाल आते हैं। 5 कैसे आएगा सर? a/√3। बेटा a क्या है? समबाहु त्रिभुज की साइड। साइड नहीं बोला मैंने, बोला हाइट, मैंने बोला मीडियन। मीडियन बेटा हाइट और मीडियन बराबर होती है। मध्यिका अगर 15 है तो हाइट 15, हाइट 15 तो h/3 लगा मैंने, h/3, हाइट 15, 15/3। अगर आपसे बोलेगा ना समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 15 सेंटीमीटर है, भुजा 15 सेंटीमीटर, अब बताओ इसकी रेडियस क्या होगी? तब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। अरे ध्यान से तो देखो कि कौन सी चीज दी गई है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 15 है तो रेडियस क्या होगी? a/2√3, 15/2√3। ठीक है ना? ये आंसर आ जाएगा इस सवाल का। नहीं कपिल स्वामी, तो ढंग से पढ़ा करो। कौन सी चीज दी है? भुजा दी है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, हाइट दी है तो मैं ये लगाऊंगा। दोनों चीज एकदम अलग अलग हैं। ठीक है जी? चलो अब 1 सेकंड होल्ड करो, पॉज करके बनाएंगे। अरे बफरिंग नहीं हुआ भाई, सीपीयू का रिजल्ट आया 2023 का।
कट ऑफ कितनी गई है जान रहे हो? सीपीओ का पेपर इस बार बहुत ज्यादा आसान नहीं आया था। 2019 के बाद लगातार 3 साल से सीपीओ का पेपर इजी आ रहा था। खैर 2022 में तो पेपर हुआ ही नहीं था कोरोना की वजह से, 21 में सॉरी। लेकिन 2023 का पेपर आप सीपीओ का सॉल्व करके देखिएगा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है भाई। आप हमारी कोई भी वीडियो देखिएगा उसके हर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। तो वहां पे मैंने प्रीवियस ईयर के जो सीपीओ का 2023 का पेपर हुआ उसके क्वेश्चंस एज इट इज सेट वाइज अपलोड कर दिए हैं। अच्छा पेपर था। उसमें जनरल की जो कट ऑफ गई है ना वो 138 प्लस गई है, 139 के अप्रॉक्स में मेल कैंडिडेट की ये कट ऑफ है 138। ये मैं समझ ये कट ऑफ क्वालीफाई कर ले तो नौकरी लग गई। कट ऑफ से कम 20 नंबर ज्यादा होने चाहिए, 20 नंबर तो तुम्हारी गिनती होती है कि हाँ ठीक ठाक बालक है, वरना कट ऑफ तो दुनिया निकालती है। नहीं कट ऑफ कितनी गई है सही मायनों में? 160। 200 में से जिस बालक के 160 नंबर आए हैं उसकी हैसियत है कोई नौकरी लेने की सीपीओ में। ये आज का लेवल है, आज के एग्जाम का ये लेवल है। और अच्छा पेपर है, मॉडरेट पेपर है ना, इजी है ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और ये हलवा नहीं है 200 में से 160 नंबर लाना, क्योंकि पढ़ दुनिया रही है, पढ़ दुनिया रही है। फाइनल सिलेक्शन किसी का कोई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि वो केवल नामचारी के लिए पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में जितनी मेहनत करनी चाहिए बालक को, जितने उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए उतनी है ही नहीं बालकों में। क्षमता ही नहीं है पढ़ने की, पेशेंस नहीं है पढ़ने का, पेशेंस नहीं बिल्कुल भी। आपको केवल सिलेबस खत्म करना है, पढ़ना नहीं है। आपके माथे पे जो माथे पे ही लग जाए सिलेबस खत्म। उसके सिलेबस में कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कहां छोड़ा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। हर चीज को ढंग से पढ़ने में समय लगता है, हर चीज को। ठीक है भाई। तो देखो एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि अगर किसी इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड स्मॉल ए है तो उसकी रेडियस a अपॉन 2√3। सरकम रेडियस क्या होती है मेरे दोस्तों? a बाई रूट थ्री। सरकम रेडियस होती है स्मॉल a बाई रूट थ्री। सरकम रेडियस से रेडियस का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। देखने इसका डबल है, इसका डबल है, ये आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये स्मॉल आर ये कैपिटल आर, इन दोनों का अनुपात 2:1। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैंने आपको सारे कंसेप्ट समझाए। अगर आप फाइनल रिजल्ट भी याद कर लोगे ना फॉर्मूला तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप पूरी चीज समझते हैं तो आपको भूलोगे नहीं। अगर आप केवल फॉर्मूला याद करोगे तो क्या नुकसान है? बार बार उनको भूलते रहोगे। ठीक है, और पूरा कनेक्ट करके याद करोगे तो आपके दिमाग में ज्यादा क्लियर इमेज बनेगी। चलिए अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है 14, बनाओ। ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है, पी क्यू 10 है, पी आर 26 है। तो आपसे पूछा है त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जल्दी से बनाएं। अंतःवृत्त मतलब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों। पी क्यू आर कितने डिग्री का है? पी क्यू आर 90 डिग्री का बोला है। सवाल के अनुसार पी क्यू 10 है, पी आर 26 है, क्यू आर कितना होगा भाई? हमने आपको पढ़ा है 5 12 13 ट्रिपलेट, ये दुगना है। 5 का दुगना 10, 13 का दुगना 26, 12 का दुगना 24, 24 आ गया कि नहीं? अब इनडिस आपसे पूछे तो इनडिस क्या आएगी? पी प्लस बी माइनस एच बटे 2। 5 12 13 का डबल है ना, 26 की शकल देख के पता चल गया। तो 10 प्लस 24 माइनस 26 बटे 2। तो 24 माइनस 26 माइनस 10 माइनस 2 8, 8 बटे 2 4। तो एनडीएस आ गई बच्चों 4 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 4। 6 नहीं है, महंगी गलत कर रहे हो यार। अबे यार नास बेटो, कम से कम देख के तो ठीक कर दिया करो। बिल्कुल बुद्धि को बेच खाया है। क्या आंसर है इस सवाल का? 4। 10 प्लस 24 माइनस 26 बटे 2। क्या पढ़ा है? पी प्लस बी माइनस एच बटे 2। हद होती है भाई किसी चीज की। आगे चलेंगे, ये बताएं करो जी। पी क्यू आर क्यू पर एक समकोण त्रिभुज है, क्यू आर 16 है, पी क्यू 12 है। केंद्र ओ वाले एक वृत्त इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। इस प्रकार उत्कीर्ण किया गया कि ओ ए पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, ओ बी क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, ओ सी पी आर पे परपेंडिकुलर है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर आर है। तो आर ज्ञात करिए। इस सवाल को जबरदस्ती की लैंग्वेज को लंबा खींचे गए, सीपीओ का सवाल है ये। ठीक है, 2022 के पेपर का मेरे दोस्तों। ठीक है ना, 21 का पेपर तो कोरोना की वजह से हुआ ही नहीं था जी। कुछ भी सवाल में करने की जरूरत नहीं है। अगर जो समझदार बालक है वो इस सवाल का आंसर डायरेक्ट बताएगा। ए ऑप्शन। देखिए ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। ये स्पेशल है, स्पेशल। ये मैं आगे आपको ये मैं यहाँ पे अलग से कंसेप्ट बता देता हूँ। स्पेशल चीज है, स्पेशल। बच्चों हम आपसे पूछते हैं कि एक ट्रायंगल की साइड 3 4 5 है। हम आपसे पूछते हैं कि त्रिभुज की भुजा 3 4 5 है, तो बताओ इसकी रेडियस क्या होगी? इसकी रेडियस क्या होगी? स्मॉल आर। जवाब दो। 3 4 5 अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं तो उसकी रेडियस क्या होगी? 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, एक ट्रिपलेट है। 3 4 5 अकेला ऐसा ट्रिपलेट है जिसकी तीनों भुजाएं लगातार इंटीजर हैं, लगातार पूर्णांक है। बाकी और कोई ट्रिपलेट ऐसा नहीं है, और कोई समकोण त्रिभुज की भुजाएं ऐसी नहीं है दुनिया में जो लगातार हों। देखो ये अकेला ऐसा ट्रिपलेट है जो लगातार है। तो इसकी रेडियस क्या होगी भाई? 3 प्लस 4 माइनस 5 बटे 2 यानी कि 1। रेडियस आ जाएगी 1। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी समकोण त्रिभुज की भुजा 3 4 5 है तो रेडियस होगी 1। मैं आपसे पूछूं अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 के 4 के और 5 के हैं, 3 के 4 के 5 के, तो आप मुझे बताओ कि उसकी रेडियस क्या होगी? उसकी रेडियस क्या होगी? जवाब दो। तो आप खुद ही सोचो कि अगर 3 4 5 है तो रेडियस 1 होती है। यहां साइड को के गुना कर दिया, हर भुजा के गुना के गुना के गुना, तो रेडियस भी के गुना हो जाएगी, के सेंटीमीटर। यानी कि जो बीच का गैप है, लगातार संख्या जो बीच का गैप है वही रेडियस बनेगा। के का गैप है ना, वही रेडियस हो जाएगा। अब पेपर में काफी सवाल आता है, बोलेगा कि एक त्रिभुज की भुजाएं 9 12 15 9 12 15, बताओ रेडियस क्या है? 9 12 15 है। तो आप तुरंत कहना, क्या कहना तुरंत? कि भाई यहाँ पे 3 4 5 का 3 गुना है, 3 3 9 3 4 12 3 5 15, रेडियस क्या आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आप बताइएगा, डायरेक्ट। सवाल आ गया आपसे कि एक त्रिभुज की भुजाएं है भाई 3.6 4.8 और 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। बताओ इसकी रेडियस क्या होगी? ये सवाल आ गया। त्रिभुज की भुजाएं 3.6 4.8 और 6 सेंटीमीटर है। तो आप देखोगे 3 4 5 का 1.2 गुना है 36, 12 36 12 4 48, 5 की 1.2 में गुणा करूंगा 6, 1.2 गुना है तो रेडियस भी 1.2 आ जाएगी। 3 4 5 है, रेडियस 1 है। 3 4 5 का 1.2 गुना है तो रेडियस भी क्या आ जाएगी? 1.2 आ जाएगी। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, सीधा निकाल पाएंगे। अब ये जो सवाल है ये वही तो है। बोला है पी क्यू आर
क्यू पर इस प्रकार समकोण है पी क्यू आर, क्यू पर इस प्रकार समकोण है, राइट एंगल है कि भाई क्यू आर 16 है और पी क्यू 12 है। ठीक है दोस्तों, केंद्र ओ वाला एक वृत्त इस त्रिभुज में सर्कल विद सेंटर ओ हैज बीन इनस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। इनस्क्राइब्ड का मतलब अंदर, जो तीनों साइड को टच करता है। भाई इस ट्रायंगल के अंदर मेरे प्यारे एक सर्कल बनाया गया है इस तरीके से। इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल इनस्क्राइब है मेरे दोस्तों। इस ट्रायंगल के अंदर जो है वो एक सर्कल इनस्क्राइब है इस तरीके से। इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल इनस्क्राइब है इस तरीके से, केंद्र ओ वाला, सर्कल का सेंटर है ओ। ठीक है ना, ये जो ओ है ये पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, ये जो है ओ ये पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई साहब, ये जो ओ भी है ये क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, ओ भी क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। ओसी जो है ओसी क्या है, पी आर पे परपेंडिकुलर है। ओ ए ओ बी ओसी बराबर है, तो ओ ए ओ बी ओसी है क्या, रेडियस ही तो है। इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो ट्रायंगल की तीनों साइड से बराबर दूरी पर होता है। तो ये ओ जो है तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है। ओ क्या है, इस ट्रायंगल का इन सेंटर है। तो क्या हो जाएगा, 12 16 20, क्या आ जाएगा 12 16 20, 4 सेंटीमीटर ना, आगे एक सेकंड में 3 4 5 1 होता है। ये 12 16 20 4 गुना है तो 4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। 3 4 5 का 4 गुना है। जल्दी बताएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 36 105 111 हैं। त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या है, अंतः त्रिज्या आपसे पूछी है 36 105 111। जब कभी इतनी बड़ी बड़ी भुजाएं आती हैं तो एक बार चेक कर लिया करो कि कहीं ये राइट एंगल तो नहीं। 36 105 111 को देखो, तीनों भुजाएं 3 से कट रही हैं, 3 से 36 3 से कटेगा 12 बार, 105 3 से कटेगा 35 बार, और 111 3 से कटेगा 37 बार। 12 35 37 का 3 गुना है भाई ये तो। 12 35 37 क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। तो कभी कभी बहुत भयानक भुजाएं दे देता है, लेकिन जब आप देखोगे तो बहुत आसान रहेगा कि ये तो समकोण त्रिभुज है। 12 35 37 का 3 गुना है। अब रेडियस क्या हो जाएगी, पी प्लस बी माइनस एच बटे 2। 105 माइनस 111 6 हो गया, 36 माइनस 6 यानी कि 30 बटा 2, 15 सेंटीमीटर आंसर है, पहला ऑप्शन 15। सब बच्चों का उत्तर आ गया। चश्मा चुपचाप पढ़ने पे ध्यान दो मुर्दे की तरह। आगे चलेंगे, 17वां सवाल करिए। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जो ए पर राइट एंगल है। इसमें एक अंतःवृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 48 और 14 है। अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। साफ साफ बोल दिया, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर एक अंतःवृत्त खींचा गया, 90 डिग्री बनाने वाली, राइट एंगल बनाने वाली दो साइड है। परपेंडिकुलर बेस दे रखा है 48 14। तो हाइपोटेनस क्या आएगा, ये दो, जब मैं इसको काटूंगा रेशियो लूंगा, 48 जाएगा 2 से 24 और 14 जाएगा 7, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट बन गया, दुगना है भाई। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 48 14 50। ये ट्रायंगल है, तो रेडियस क्या आएगी, डायरेक्ट 48 प्लस 14 माइनस 50 पी प्लस बी माइनस एच बटे 2। तो 14 माइनस 2 12, 12 बटे 2 6 सेंटीमीटर आंसर है, बी ऑप्शन। मुझे लगता है हर बच्चे को समझ में आया, वो कर लेंगे। आगे का सवाल, सवाल नंबर 18 करेगा बच्चों, फटाफट करेंगे जल्दी से। वेरी वेरी बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन। क्या बोला गया, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जो ए पर राइट एंगल है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जो ए पर राइट एंगल है। बोला दो एक्यूट एंगल के, द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर पॉइंट एम पर मिलते हैं। अगर एम की हाइपोटेनस से दूरी 3√2 है तो एम की पॉइंट ए से डिस्टेंस क्या है। देखो बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जो कि ए पर राइट एंगल है। क्या है मेरे दोस्तों, ए पर ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है ए पर। अब बोला ये गया है दो न्यून कोणों के समद्विभाजक पॉइंट एम पर मिलते हैं, तो एम है क्या, एक्यूट एंगल, ए बी और सी एक्यूट एंगल, इन दोनों के बाइसेक्टर एम पर मिलते हैं, यानी कि एम जो है इस ट्रायंगल का इन सेंटर है। इन सेंटर क्या होता है, जहां त्रिभुज के तीनों कोणों के बाइसेक्टर एक दूसरे से मिलते हैं, तीनों कोणों के अंत समझी बात है, एक दूसरे को काटते हैं, वो पॉइंट इन सेंटर या अंतः केंद्र होता है। अब यहां बी और सी के बाइसेक्टर अगर मिलेंगे तो तीसरा बाइसेक्टर भी यही मिलेगा, ये इन सेंटर होगा, ये इन सेंटर है, अंतः केंद्र। अब बोला है इस इन सेंटर की हाइपोटेनस से दूरी 3√2। हाइपोटेनस से दूरी मतलब इस इन सेंटर से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर 3√2 है। इन सेंटर की हाइपोटेनस से दूरी क्या होती है भाई, इन रेडियस होती है। इन सेंटर त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, वह दूरी क्या होती है, इन सर्कल की रेडियस स्मॉल आर। यानी कि यहां पे सवाल है एकदम आसान, बट कुछ भी सीधा सीधा नहीं कहा गया है। इसलिए कभी भी तोते की तरह रटने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप हर एक बात का मीनिंग ना जानो। कोई रट लेता कि ये तो ये वो चीज समझ नहीं पाता कि एम क्या है, जहां त्रिभुज की तीनों भुजाओं के तीनों एंगल के बाइसेक्टर काटते हैं वो इन सेंटर है, तो एम इन सेंटर हो गया। अब इन सेंटर की हाइपोटेनस से दूरी क्या होती है, इन रेडियस होती है स्मॉल आर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लेकिन पूछा क्या है, पूछा एम की ए से दूरी आपसे, तो ये दूरी पूछा है, बताओ ये दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी आपसे पूछी है, बताओ ये दूरी कितनी होगी, जवाब देंगे। तो हमने आपको समझाया है, मैंने तो जस्ट अभी आपको समझाया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे प्यारे में, किसी भी समकोण त्रिभुज में इन सेंटर होता है, और ये ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी होती है √2r। कोने में हमेशा स्क्वायर बनता है, दूरी आएगी √2r। r यहां पे 3√2 है, r यहां पर 3√2 है, 3√2 की भी √2 में गुणा करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर सवाल का आंसर था, सी ऑप्शन 6। √2r r कितना होता है 3√2, तो √2 को 3√2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आंसर। 6 √2 नहीं है 6 आएगा। ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी अभी पढ़ाया था, r √2 होती है स्क्वायर का डायगोनल। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 19 बताओ। बच्चा कह रहा है सीटी के आने से हम लोगों को क्या फायदा होगा। आपका कोई फायदा नहीं होगा, सरकार का फायदा होगा। एग्जाम करवाने में पैसे कम खर्च होंगे, बार बार हर उसका एग्जाम करवाने में। इस देश के आम टैक्स पेयर का फायदा होगा, वो टैक्स दे रहा है और बार बार फर्जी के पेपर करवाने में, प्री में फेल करने में बालकों को पैसा बर्बाद हो रहा है। ठीक है भाई, अलग अलग छांट छांट के फेल करने पड़ रहे हैं प्री में बालक। तो एक ही बार पेपर ले लेंगे तो आसानी रहेगी, वो टैक्स का पैसा बचेगा, वो कहीं और लगेगा काम में। हर बार आपका फायदा थोड़ा ना देखा जाता है, केवल अपने फायदे के लिए बैठे हो क्या, देश का फायदा भी देखो कभी। उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजाएं 51 37 और 20 है, बताओ।
उस त्रिभुज के इंसर्कल की रेडियस बताओ जिसकी भुजाएं 51, 37 और 20 हैं बच्चों। ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, ये तो कोई रैंडम ट्राइंगल है भाई। आपसे पूछे इसकी रेडियस, तो रेडियस कैसे निकालेंगे? आर बराबर डेल्टा बटे एस। ना तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ना तो ट्रिपलेट है ना इक्विलेटरल है, तो आर बराबर डेल्टा बटे एस। तो मुझे निकालना इसका एरिया और सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगा? तीनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 51 प्लस 37 प्लस 20 कितना आएगा? 108। 108 बटे 2 यानी कि 54। सेमी पेरीमीटर यहां से 54 आ गया, 54। तो एरिया क्या आएगा मेरे दोस्तों? डेल्टा बराबर रूट एस। एस का मतलब 54, एस माइनस ए। 54 माइनस 51 3, 54 माइनस 37 17, 54 माइनस 20 34। इन्होंने फॉर्मुला रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब 34 क्या होगा मेरे दोस्तों? 34 का मतलब होता है 17 दूनी 34। मैंने ऐसे क्यों लिखा? कि दो संख्याओं की गुणा है, फिर अंडर रूट ले लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। अब 17 गुणा 17 का अंडर रूट तो 17 आ जाएगा ना। बचा क्या? 54 गुणा 3 गुणा 2, तो 54 गुणा 6 ये हो गया जी 324। 324 का अंडर रूट आ गया 18। तो 17 गुणा 18, 54 गुणा 6 होता है 324, 324 का अंडर रूट 18। तो ये एरिया आ गया जी 17 गुणा 18। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं जी शशांक। तो एरिया आ गया ट्राइंगल का 17 गुणा 18, और सेमी पेरीमीटर कितना है जी? 54 सेंटीमीटर। तो क्या आगे रेडियस 18 54, 17 बटे 3। 17 को 3 से भाग देंगे तो 5.66 आएगा मेरे दोस्तों अप्रोक्स में। 5 सही 2 बटा 3 यानी कि 5.66, 5.66 सेंटीमीटर अप्रोक्स में सवाल का आंसर आएगा। ठीक है भाई, कर पाओगे? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये हो गया सवाल, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 20। करो लास्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 10 है, भुजा दी है 10। इसकी साइड आपको स्मॉल ए 10 सेंटीमीटर दिया है। पूछा है ट्राइंगल पी क्यू आर के इन सर्कल की रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या। इन सर्कल की रेडियस स्मॉल आर बराबर ए अपॉन 2√3, ए अपॉन 2√3 सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। 2 से 10 जाएगा मेरे दोस्तों 5 बार, तो 5 बटे √3 सवाल का आंसर है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। बात खत्म। आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल करेंगे। बाय।